हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 508 का है, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं ऑलवेज की तरह से। ब्लॉक 3 यूनिट 7 है। क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लेंगे स्वस्थ और अस्वस्थ आदतें और अभिभावक शिक्षक की भूमिका, यानी स्वस्थ और अस्वस्थ आदतें कौन कौन सी होती हैं और इनमें अभिभावक और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है, इन आदतों में जो बच्चों में पड़ती हैं। और दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे कि संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों में क्या अंतर है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन बीमारियों को, ठीक है ना, इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आइए फिर इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। लेकिन इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हम देख लेते हैं कि स्वस्थ आदत से आप क्या समझते हैं। बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है। ओके, तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आदतों का हमारे स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव हो सकता है जितना अधिक हम स्वस्थ आदतों का अनुकरण करते हैं, उतना ही हम हमारे शरीर को अधोगति और बीमारी से बचाते हैं। यानी हमारी जो आदतें होती है, क्वेश्चन ही आपका ये पूछ रहा है कि स्वस्थ आदत से आप क्या समझते हैं। स्वस्थ आदत यानी जो गुड हैबिट होती हैं, अच्छी हैबिट जो होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, उनका हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट देखिए हमारी लाइफ पे पड़ता है। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ स्टाइल हमारे हेल्थ को बनाती है। यदि आप टहलते हैं, ठीक है ना, अच्छा और स्वस्थ भोजन लेते हैं, आप प्रॉपरली टाइम पे भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे। आप ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएंगे। लेकिन यदि आप बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, आप एक्सरसाइज व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं, आप घर पे हैं या जनरली बहुत ज़्यादा आप सो रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो होता है अस्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है। तो जितना अधिक हम स्वस्थ आदतों का अनुकरण करेंगे, जितना अच्छा हम गुड हैबिट सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा जो हमारा शरीर है अधोगति और बीमारी से बचाता, हमारा शरीर जो होता है बहुत विकसित होता है, ठीक है ना। और जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनसे वो रक्षा करता है। तो यदि हम दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं और बेहतर अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें स्वस्थ आदतें जैसे नियमित शारीरिक गतिविधियां, तो यदि हम दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं और बेहतर अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें स्वस्थ आदतें जैसे नियमित शारीरिक गतिविधियां करना, स्वस्थ खाना आदि अपनानी चाहिए। यदि हम चाहते हैं आज के समय में हम लंबी जिंदगी अपनी जिए, ठीक है ना, हम अच्छा फील करें, यानी कि कभी कभी होता है हमें बहुत अजीब सा फील होता है, उसके लिए एक रीजन ये है कि हमारी जो हैबिट है उसे हमें चेंज करना होगा, अपनी आदतों को हमें बदलना होगा। यानी कि स्वस्थ आदतें, जैसा हमने अभी कहा है आपको कि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कसरत करना बहुत जरूरी है, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और साथ में यदि आप खाना हेल्दी ले रहे हैं, फूड हेल्दी ले रहे हैं, यानी जंक फूड को आप बाय बाय कह रहे हैं और आप वेजिटेबल्स लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके शरीर के लिए, आपके सेहत के लिए अच्छी है ना। अर्थ देख लेते हैं कि एक ही कार्य एक ही तरीके से बार बार करना या एक अर्जित व्यवहार को आदत के रूप में जाना जाता है। अब आदत क्या होती है, आदत की यहाँ पे हम डिफिनेशन थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। यानी कि जब आप एक ही कार्य को, आदत का मतलब ही होता है, आदत यानी किसी एक काम को बार बार करना, कोई ऐसा काम जो आपके रूटीन में आ जाता है, वो आप हमेशा करते हो, बार बार करते हो, आपसे छूट नहीं पाता है, ठीक है ना। आप अपने व्यवहार में उसको शामिल कर लेते हो, यानी आपका वो व्यवहार बन जाता है, नेचर बन जाता है, वही क्या कहलाता है, आदत के रूप में जाना जाता है। आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको टी पीने की आदत है, यानी क्या हुआ, आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करते हो, आप टी पीते हो, ये क्या हो गया, आपकी आदत हो गई। लेकिन यदि आप मॉर्निंग उठ के बेड टी लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप ब्रश करके पी रहे हो, आदत वो भी है। लेकिन यदि आप मॉर्निंग में उठते हो और डायरेक्ट आप बेड टी ले लेते हो, आप ब्रश भी नहीं करते हो, तो ये बैड हैबिट के अंतर्गत आता है और ये भी एक आदत ही होती है। तो ऐसे काम जो हमारे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होते हैं, जिन्हें हम लाख चाह के भी दूर नहीं कर पाते हैं, ये चीजें आदत कहलाती हैं, ठीक है ना। लत लग जाना, किसी चीज की आदत लग जाना। तो आदतें नियमित रूप से दोहराई जाती हैं और अनायास उपस्थित हो जाती हैं, ठीक है ना। आदत का मतलब ही होता है रिपीट होती है वो बार बार, आप लाख कोशिश कर लें लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपसे वो हो ही जाती है और आप कह भी देते हो कि अरे यार क्या करें, हमारी तो आदत पड़ चुकी है ना। तो ये होता है आदत। अब आदतों के यहाँ पे थोड़ा सा प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। स्वस्थ आदतें, अस्वस्थ आदतें, दो तरह की आदतें होती हैं। स्वस्थ
आदतें, अस्वस्थ आदतें। ठीक है, स्वस्थ आदतों के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्वस्थ आदतों की सूची में देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती हैं स्वस्थ आदतों के अंतर्गत। पर्याप्त समय तक सोना, स्वस्थ आदतें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक पर्सन को 7 आवर्स की नींद यानी 7 घंटे सोना कंपलसरी है, ज़रूरी है। 7 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। 7 घंटे से कम सोने में आपका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ये साइंस भी कह रहा है, वैज्ञानिक डॉक्टर सभी कहते हैं, ये एक रियल फैक्ट है। और ये सर्च है कि आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेना, कम से कम में है, ये ज़्यादा नहीं, कम से कम में 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। और 8 घंटे तो बहुत पर्याप्त होता है, उससे ज्यादा नहीं। समय निष्ठा, समय का ख्याल रखना, समय का पाबंद बनना, समय पे सही वक्त पे सभी काम करना, टाइम पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ आदतों में आप सही टाइम पे अपने वर्क करिए, काम करिए। तो पर्याप्त समय तक सोना, समय का ख्याल रखना, समय के प्रति निष्ठावान होना, ठीक है ना। और अनुशासन, अनुशासन को बनाए रखना, हर एक काम को अपने सही वक्त पे करना और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से करना, ठीक है ना, कानून के दायरे में करना, ये भी स्वस्थ आदतों के अंतर्गत आता है। स्वस्थ खाने की आदतें, जनरली हम लोग देखते हैं आज का टाइम है, हम लोग ये जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मार्केट का, होटल का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो है रॉन्ग आदतें हैं। हमें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स है, खास तौर पे अपने खाने में हमें वेजिटेबल्स को और जो फ्रूट्स फल हैं उनको शामिल करना चाहिए। तो जो स्वस्थ आदतें हैं, दाल, दाल जनरली हम लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो दाल को जो है हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और सिर्फ एक ही दाल नहीं, हम लोग जनरली क्या होता है कि राहल तुअर की जो दाल होती है उसे पसंद करते हैं, जबकि फायदा हमें मूंग की, उड़द की सभी दालें करती हैं, मसूर की, हर एक दाल के अपने अपने कोई प्रोटीन्स दाल में पाया जाता है। तो स्वस्थ खाने की आदतों में आप दाल को शामिल करिए, सभी तरह की दाल को शामिल करिए। स्वस्थ व्यवहार, ये देखिए एक सहायक होता है, लेकिन कहते हैं ना स्वस्थ व्यवहार का मतलब होता है कि आप लोगों से अच्छी तरह से बात करेंगे, आप अच्छा बिहेव रखेंगे, अच्छे नेचर के होंगे, तो आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी और आपका मन भी खुश रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यहीं पे यदि आप चिड़चिड़ापन दिखाएं, लोगों से क्रूरता से, बहुत गुस्से से बात करें, तो क्या होता है, स्वस्थ व्यवहार के अंतर्गत नहीं आएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वस्थ व्यवहार भी यहाँ पे एक सहायक स्वस्थ आदत के रूप में जाना जाता है। सकारात्मक सोच, थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी सोच को हमेशा आप पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोचिए। आप के एग्जाम से करीब आएंगे तो आप ये मत सोचिए पता नहीं मुझसे बने ना बने। पॉजिटिव थिंकिंग ये होगी, ये नहीं कि मुझसे बन जाएगा, ये होगी कि यदि आपने पढ़ा है तो आपसे बनेगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और आपने क्या किया है वो आपको बेहतर पता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा साथ में लेके चलिए और किसी भी काम को हो आप पॉजिटिव नजरिए से देखिए। स्वस्थ मनोवृत्ति और साथ में व्यायाम, ये स्वस्थ मनोवृत्ति, व्यायाम, ये सभी चीज़ें जो होती है एक चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। स्वस्थ मनोवृत्ति, सही चीज़ें, अच्छी चीज़ें सोचना और व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ आदतों के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं अस्वस्थ आदतें कौन कौन सी। स्वस्थ आदतें तो बहुत सारी हैं, अस्वस्थ आदतें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत घटिया खाना खाना, होटल का ऑलवेज खाना खाना, जंक फूड्स खाना, यदि घर में भी आप खा रहे हैं तो ऑयली ज़्यादा आप खाना, मिर्च मसाले वाला आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं या फिर बासी सड़ा सा खाना खा रहे हैं, तो वो भी आपको अस्वस्थ आदतों के अंतर्गत ला देगा। हमेशा आप बीमार रहेंगे, कभी पेट की प्रॉब्लम हो, खाने एक की वजह से ऑलवेज पेट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। असावधानी, अस्वस्थ आदतों में असावधानी एक मेन रीजन होता है, ठीक है ना। हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो या लेटने में, सोने में, जगने में, हमेशा पंक्चुअल टाइम होना चाहिए। तो असावधानी यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। नकारात्मक सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए। तो यहाँ पे अस्वस्थ आदतों में नकारात्मक, जो स्वस्थ में होगा जस्ट उसका अपोजिट अस्वस्थ आदतों में हो जाएगा। तो नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तंबाकू, शराब आदि का उपयोग, ये सभी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए भी बेकार होती है, सही नहीं होती है। और साथ ही साथ तंबाकू शराब से हेल्थ के साथ साथ में जो आपके फेफड़े, जो मेन फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी के, वो काम करना बंद कर देते हैं, लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, और जिससे हमारा जीवन है। तो ये चीज़ें भी अस्वस्थ आदतों के अंतर्गत आती हैं। और अस्वस्थकर वातावरण, अस्वस्थ कर वातावरण, इन्वायरमेंट भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके
अब यहाँ पे अभिभावकों की भूमिका देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभिभावक अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, जैसा वो करेंगे, जैसा वो सिखाएंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा घर में, आपको पता है। और वे स्वस्थ वातावरण सृजित कर और मूल्यों को देखकर स्वस्थ आदतों के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं, आप टीचर हैं, आप भी स्कूल में यही सिखाते हैं। तो यहाँ पे टीचर और अभिभावक की भूमिका जो होती है, टीचर से ज़्यादा अभिभावक की भूमिका होती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो बच्चे होते हैं घर में स्पेंड करते हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहा के स्कूल जाना चाहिए, डेली हमें ब्रश करना चाहिए, है ना, डेली हमें नहाना चाहिए, कपड़ों को अपने नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, खाना जब भी खाएं तो हैंड वॉश करके खाना चाहिए, नेल को अपने कट करना चाहिए, काटना चाहिए। ये सभी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जो अभिभावक का एक कर्तव्य होता है बच्चों को सिखाना। अभिभावकों को निम्नलिखित अवश्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि वो कौन कौन सी बातें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके साथ समय बिताना, ठीक है, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, उनके सामने श्रम का उदाहरण स्थापित करना चाहिए। आप घर की साफ सफाई करेंगे, आप काम अपने सही समय सही वक्त पे करेंगे तो आप बच्चे आपको देखेंगे, वो भी करना सीखेंगे। और उनसे कहना भी चाहिए कि देखिए हम अपना काम सही वक्त पे सही टाइम पे कर रहे हैं, तो आपको भी ये काम करना है। उन्हें बाहर लाना, यानी कि बच्चों को थोड़ी बाहर की दुनिया से भी जोड़ना चाहिए, कभी घुमाना चाहिए, कभी अकेले कहीं आने जाने देना चाहिए पास के एनवायरनमेंट में। ऐसा ना हो कि बच्चा आगे चल के जो है वो निडर ना बने, बल्कि एक दब्बू किस्म का इंसान बन जाए। तो इसलिए उन्हें बाहर लाना, उनका जन्मदिन मनाना, उनकी समस्याओं को साझा करना, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सुनना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। उन्हें सही चीज़ को सही तरीके से करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉपी के लिए, होमवर्क के लिए। अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है तो आप कॉपी चेक करिए, और यहाँ पे पेरेंट्स के लिए है, और वहाँ पे आप बताइए कि होमवर्क को किस तरह से करना है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। होमवर्क कर लेने भर से, गृह कार्य कर भर लेने से काम नहीं हो जाता है। नीट एंड क्लीन, और जितना जो पूछा जाए उतना लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही चीज को सही तरीके से करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जोश प्यार और देखभाल की अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहिए। हमेशा आपके साथ की मनोवृत्ति बच्चों में होती है वो होनी चाहिए। सम बुरी आदतों को पीछे छोड़ना चाहिए। अगर आप बुरी आदतें पीछे छोड़ देंगे, पेरेंट्स छोड़ देंगे, तो जो टीचर है जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे और उसे पीछे छोड़ेंगे। अब एक शिक्षक की क्या भूमिका इसमें हो सकती है? शिक्षक की भूमिका जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे अभिभावकों की अपेक्षा शिक्षकों को अधिक महत्व देते हैं। कभी कभी वे अपने अभिभावकों को गलत साबित कर देते हैं और उनके शिक्षक जो कहते हैं वही सुनते हैं। ये बात भी सही है कि जनरली हम अगर बच्चों को देखिए, एक एग्जांपल हम देखते हैं घर में कि जो बच्चे होते हैं घर में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर उसको हम अपने मेथड से अपने विषय में बताना चाहते हैं तो वो नहीं सीखते हैं। उनका ये मानना है कि नहीं, हमारे मैम या सर ने ये चीज़ बताई है, ये मेथड बताइए, तो हमें इसी से करना है, हमें अलग नहीं करना, वरना हमें मिलेगी कि आपने दूसरे मेथड से क्यों किया, दूसरे तरीके से क्यों किया। तो मतलब ये होता है कि बच्चा वही सीखता है जो टीचर स्कूल में, जो शिक्षक स्कूल में बताते हैं, और जो पेरेंट्स बताते हैं कभी कभी उस चीज को बच्चा नकार देता है, उसको गलत साबित कर देता है, ठीक है। एक बच्चा एक शिक्षक के साथ केवल 5 घंटे रहता है, किंतु यह समय एक बच्चे के लिए अधिक मूल्यवान होता है। एक शिक्षक बच्चे के आने वाले जीवन और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए 5 घंटे तो रहता है, मैंने जस्ट पहले भी कहा है कि ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करता है अभिभावक और बच्चे के साथ में, टीचर का टाइम कम होता है, लेकिन वो कम टाइम भी अभिभावक से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे के भविष्य का सवाल होता है, बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है ना। बच्चा उस 5 घंटे में अभिभावक के साथ जितना टाइम है वो व्यतीत करता है, उसमें वो सीखता भी है, नहीं भी सीखता है। लेकिन स्कूल में जो टाइम वो व्यतीत करता है तो उन 5 घंटों में सिर्फ और सिर्फ वह सीखता है और कुछ नहीं करता। सीखने के सिवाय स्कूल में कुछ एक्टिविटी उसकी नहीं होती है, इसलिए टाइम उसके लिए मूल्यवान होता है, ठीक है, क्योंकि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बच्चा किस तरह आगे चल के क्या बनेगा, ये सब चीज़ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है।
प्रत्येक बच्चे को प्रेरित करना, मोटिवेट करिए आप बच्चे को कि आप ऐसा करिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनिए, या फिर उनके आइडल बना दीजिए। आपके आइडल कौन है पूछिए और उनकी तरह आप बनिए। आप गांधी की तरह बनना चाहते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं आप उनकी तरह बने। तो मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना, जो विद्यार्थी बच्चे को, छोटे बच्चे हो गए, फिर विद्यार्थी जो होते हैं उनको भी प्रेरित करना बहुत जरूरी होता है। उन्हें स्वस्थ कार्यक्रमों के सक्रिय रूप से व्यक्त करना। स्वस्थ कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसके रूप में बच्चों को शामिल करिए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए। बच्चों के साथ अच्छी आदतों को साझा करना, गुड हैबिट्स क्या होती है, बैड हैबिट्स क्या होती हैं, ये बताना टीचर का काम होता है। और जब बच्चा स्कूल जाता है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले उसे यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स क्या होती है। तो जो अच्छी आदतें होती हैं, गुड हैबिट्स होती हैं, वो बच्चों को सिखाना जरूरी है। अभिभावकों के शब्दों का विस्तार करना। अभिभावक कुछ घर में पेरेंट्स बताते हैं तो उनको एक्सप्लेन करके बताना कि नहीं, जो आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को मानना होगा। उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए उन्हें अनुभव मुक्त करना। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जनरली घर में पेरेंट्स उनको उनकी समस्याओं से निकलने के लिए उन्हें मौका नहीं देते हैं। पेरेंट्स खुद ही प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन स्कूल में ऐसा हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो खुद उन्हें मौका दे सकते हैं कि नहीं, जो आपकी प्रॉब्लम है आप उन्हें खुद पहले सॉल्व करिए, देन इसके बाद हमें बताइए। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे स्व अनुशासन, समयबद्धता, स्वस्थ खाने की आदतें बनाए रखना। ये सभी चीजें जो होती हैं शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, कि सही वक्त पे स्कूल आना, समय पे स्कूल आना, स्वस्थ खाने की आदतें, हाँ, हैंड वॉश करने, खाने के पहले, खाना खाने के पहले, लंच करने के पहले आप हैंड वॉश करिए, इसके बाद लंच करिए। ठीक है ना, स्वस्थ और आप अच्छा हेल्दी आप भोजन लेके आइए, लंच लेके आइए, जंक फूड आप मत लेके आइए। ये सभी चीज़ें जो काम होती है टीचर के होते हैं। तो इन कार्यों पर अभिभावक और शिक्षक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो हम भविष्य में एक मानव बनते हैं। अब हम ले लेते हैं हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, वो है बीमारियों के बीच क्या अंतर है। ठीक है ना, संक्रामक बीमारियों के बीच, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के बीच क्या अंतर है। चलिए इसको देख लेते हैं और इन बीमारियों के लक्षण एवं निवारण पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उन्हें संक्रामक बीमारी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है ना, जनरली इस बीमारी के अंतर्गत हैजा, मलेरिया, टीबी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, और खांसी सर्दी भी आजकल ऐसी बीमारियां हो गई हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन बीमारियों को में पंपस, खसरा, क्षय रोग, एड्स, सर्दी, खांसी, कंजक्टिवाइटिस जो आज बीमारियां होती हैं, आंखों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां फैलती हैं। ठीक है ना, तो इन्हें संक्रामक बीमारी के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी सर्दी से ग्रस्त हो सकता है, और यदि एक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती उन्हें असंक्रामक बीमारी कहा जाता है। तो संक्रामक बीमारी दो व्यक्ति हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, वो संक्रामक बीमारी कहलाती है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए इन्हें खांसी है और ये फैल गई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, लेकिन जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, ठीक है ना, इन्हें भी खांसी है, इन्हें भी खांसी है, ठीक है, लेकिन ये बीमारी यहाँ से यहाँ फैल गई, जो संक्रामक हो गई, जो नहीं फैली हो क्या हुआ, असंक्रामक बीमारी हो गई। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, हृदय आघात जैसे यानी हार्ट अटैक जैसी कुछ चीजें होती हैं, जो बीमारियां जो किसी के पास में आने से, संपर्क में आने से नहीं फैलती हैं, ये जनरेशन वाली वंशानुगत बीमारियां होती है। ठीक है ना, जो बीमारियां किसी के मिलने से, छूने से या पे पास में बैठने से फैलती हैं, वो संक्रामक बीमारियां होती हैं। आप ऐसा भी इसका एग्जाम्पल लिख के दे सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, यदि एक माँ ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है तो उसका बच्चा ब्लड प्रेशर से संक्रमित नहीं होगा। कि यदि माँ को डायबिटीज है घर में, या फैमिली में किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो वो उस वक्त तो उस चीज से नहीं ग्रसित होगा। संक्रामक बीमारी का मतलब ही होता है कि तुरंत फैलना, ठीक है, लेकिन हाँ आगे चल के बड़ा होके जब वो 30, 40, 35 साल का हो जाए तो उस बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है, तो वो आनुवंशिकता के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं संक्रामक बीमारी और सावधानियां देख लेते हैं। पहले संक्रामक बीमारी को देख लेते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया कि संक्रामक और असंक्रामक बीमारी क्या होती है। संक्रामक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने, बैठने, पास बैठने से फैलती है, ठीक है ना, क्षय हो गया, टीबी हो गया, ठीक है ना, आंखों से संबंधित जो बीमारियां हो जाती है, सर्दी खांसी बीमारियां होती है, ये सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। और असंक्रामक बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक जैसे कुछ केसेस हो जाते हैं, बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं फैलती है। कुछ प्रमुख संक्रामक बीमारियां ले लेते हैं, बीमारियों का नाम ले लेते हैं यहाँ पे और तरीका, लक्षण देख लेते हैं। बीमारी का नाम देख लेते हैं, छोटी माता,
ठीक है ना, जिसे हम जनरली चेचक के नाम से भी जानते हैं। तो वायु प्रत्यक्ष संपर्कीय, वायु वगैरह के लिए किसी को आपने टच कर दिया जिसे पहले से है, उससे ये हो जाती है। लक्षण जो होता है, बुखार होता है, सरदर्द होता है, उल्टियां सी लगती है और दाने दाने से चेहरे पे निकल आते हैं। ठीक है, निवारण यही होता है, एंटीबायोटिक इनको इंजेक्शन जो होते हैं, मेडिसिन जो होती है, पहले अगर एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे दिए जाए, नहीं होती, जिनको नहीं लगते हैं उनमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तो फिर इसके जो टेबलेट्स होती हैं वो चीज़ें दी जाती हैं और इलाज वही होता है, पृथकता, उचित दवाइयाँ। ठीक है, यहाँ पे बड़ी माता देख लेते हैं। तो वायु प्रत्यक्ष संपर्क दोनों का सेम एक ही है, जो फैलने का तरीका है वायु के माध्यम से या फिर आप उस व्यक्ति से मिले हुए हो, ठीक है ना, जिसको पहले से हो। लक्षण होता है बुखार होना, पीठ में दर्द और दाने इसमें निकल आते हैं जो हल्के रेड कलर के होते हैं और बहुत ही कष्टदायक ये दोनों बीमारियां होती हैं। ठीक है, और प्रतिरोगी इसमें वही टीका इसमें लगते हैं और पृथकता, उचित दवाइयां, इसमें भी उचित दवाइयां दी जाती हैं। इसी तरह से देख लेते हैं खसरा जो होता है, मीजल्स इसको बोलते हैं। हालांकि छोटी माता बड़ी माता को चेचक बोल देते हैं और जो खसरा है उसे हम क्या बोलते हैं, मीजल्स बोलते हैं। तो ये भी वायु के प्रत्यक्ष संपर्क से होता है। बुखार, खांसी, ये दाने निकल आते हैं, इसके जो पहचान होती है, इसमें टीका लगता है। और कुकर खांसी, ये भी वायु प्रत्यक्ष संपर्क से होता है। ठीक है ना, और क्षय रोग, तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आपकी संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आपसे मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है ना, कौन सी बीमारी किसके अंतर्गत आती है, संक्रामक या असंक्रामक में। चंद सावधानियां कि पानी साफ एवं ढके बर्तन में रखना चाहिए। पानी और दूध को प्रयोग में लाने से पहले उबालना चाहिए हमें। ठीक है ना, कभी भी ऐसे ही गंदा या फिर बिना उबला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप बीमार हैं तो खास तौर पे, या जहाँ का पानी सही नहीं है वहाँ पे। सभी भोजन, यदि बचा हुआ खाना, सब्जियां, फल, मिठाइयाँ, दूध ढक कर रखने चाहिए। यदि आपके यहाँ भोजन बनाया हुआ बच जाता है, ठीक है ना, तो उसे हमें हमेशा ऑलवेज ढक के रखना चाहिए, वरना मक्खियाँ वगैरह बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो उसमें आ जाते हैं। कटे हुए फल और सब्जियां खरीदने और खाने से बचें। कभी कटे हुए फल जनरली हम देखते हैं ठेले में सड़क के किनारे रखे हुए होते, तो हमें उन्हें नहीं खरीदना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। उपयोग में लाने से पहले सभी बर्तनों को धोना चाहिए। एक बार आप जब बर्तन यूज करते हैं तो उसको एक बार से फिर आपको धुलना चाहिए, उसमें खाने के पहले, सर्व करने के पहले। भोजन बनाने एवं खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप भोजन बनाते हैं, जनरली भोजन बनाने में यदि आप आटे वगैरह गूंथने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो 100% आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है ना, और खाने के पहले तो करने ही चाहिए। कार्यस्थल और घर हवादार रखें। जो आपका घर है उसमें हवा जो है अच्छी होनी चाहिए। और महामारी के दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। जहाँ पे आपको लगता है बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं, वहां पे नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई बनाए रखें। व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए, नियमित स्नान आता है, डेली स्नान करना चाहिए। नाखून की सफाई, यानी नाखून को हमेशा काटते रहना चाहिए, है ना। और बालों की नियमित धुलाई करनी चाहिए। जेंट्स लोग तो नियमित ही कर लेते हैं, लेडीजों के लिए है तो आप 2 या 3 या 4 दिन में आप धुल सकते हैं। घर और पड़ोस साफ रखने चाहिए। अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ रखना चाहिए। कहीं भी कभी भी ना थूके। ये भी जनरली होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो टीबी खांसी होती है वो बलगम से होती है और जनरली टीबी के पेशेंट को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है। तो कहीं भी ऐसे नहीं थूकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, और वैसे भी सिंपल व्यक्ति को भी कहीं पे भी नहीं थूकना चाहिए। और खांसते समय नाक मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग करें। बहुत से लोग होते हैं कि अगर उन्हें खांसी आती है तो तुरंत सामने ऐसे खांस देते। यदि आपके पास कोई हैंकी नहीं है, रुमाल नहीं है, तो आप अपने हाथों को ही फोल्ड करके, ठीक है ना, और अपने मुंह पे रख सकते हैं ताकि जो उसका संक्रमण है, जो उसके चीजें निकल रही हैं खांसने पे, वो बाहर दूसरे व्यक्ति के पास ना जाए। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के सामने किसी के ऊपर नहीं खांसना चाहिए। और बच्चों का असंक्रमीकरण करें, यानी बच्चों को जो है हमेशा इन चीजों से बचा के रखना चाहिए। और सबसे पहली बात कि जो इनको आपके वैक्सीन लगते हैं, वैक्सीनेशन, वो जरूर करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रामक असंक्रामक बीमारी क्या कहलाती है, इससे निवारण है जो है वो नीचे जो भी हमने पढ़ा, निवारण के थे, क्या उपाय हो सकते हैं, तो हमने अभी देखा। ठीक है ना, और इसी तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था कि स्वस्थ और अस्वस्थ आदतें क्या होती हैं। ठीक है, और इनमें अभिभावक एवं शिक्षक की क्या भूमिका है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो की PDF लिंक रहेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।